ठीक है, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर जहां पे हमने छोड़ा था। तो यहीं पे ठीक है क्या चीज आएगी कि अब सेट थियरी नोटेशन हम लगा रहे हैं एलिमेंट्री इवेंट्स पे। ठीक है, सेट थियरी नोटेशन लगा रहे हैं हम एलिमेंट्री इवेंट्स पे। तो हमने पता क्या किया, सबसे पहले तो जो सैंपल स्पेस है हमारा, ठीक, जिस इवेंट की हम बात, जिस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, उससे सैंपल स्पेस हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, एक और चीज, क्या कोई दो एलिमेंट्री इवेंट साथ में हो सकते हैं? पहले तो ये बताओ, क्या कोई दो एलिमेंट्री इवेंट साथ में हो सकते हैं? हाँ जी, क्या लग रहा है? यस सर, हो सकते हैं। एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहा हूँ। देख भाई, डाई पे 1 आना इज वन एलिमेंट्री इवेंट, 2 आना इज सेकंड एलिमेंट्री इवेंट, 3 आना, 4 आना, ये सारे अलग अलग एलिमेंट्री इवेंट है। तो क्या डाइस पे 1 और 3 साथ में आ सकता है? नो। नो। तो कहने का मतलब कि एलिमेंट्री इवेंट, भाई दक्ष बात समझो, मैं इवेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहा हूं, जो बेसिक आउटपुट होता है। क्या दो, एक बार मैं अगर एक्सपेरिमेंट करूंगा तो क्या एक से मतलब दो आउटपुट एट ए टाइम आ सकते हैं क्या दक्ष? नो सर। हाँ, तो दो एलिमेंट्री इवेंट साथ में नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये क्या रहेगा तुम्हारा? बाई एम्प्टी सेट। बिल्कुल, ये 0 रहेगा। तो इन केस ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या बन जाएगा हमारा? ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा इन केस ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ केसेस ऑफ दीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना हमारी, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट E1 यूनियन E2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दैट्स इट। तो ये आया सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री केसेस के मामले में, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास n एलिमेंट्री इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सोन टिल यूनियन En, राइट, ये क्या चीज बन जाएगी? ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस सोन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ En। इसमें कोई डाउट? हाँ जी, अर्नव, काव्या, कोई डाउट इसमें? वासु? ओके ओके, अब ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस निकालूं तो यार एक चीज समझो कि अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो जो आउटपुट है वो सैंपल स्पेस में से ही आएगा। तो सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। 1। बिल्कुल, बात समझे, सैंपल स्पेस की होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और सैंपल स्पेस जो होता है मेरा वो क्या होता है? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन सो ऑन टिल सारे के सारे बेसिक एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, उन सबका यूनियन। तो कहने का मतलब ये जो चीज है ये हमारी 1 है। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस सो ऑन टिल P ऑफ En आ जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज, अभी हमने ऊपर क्या बोला? ऑल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब E1 के होने के प्रोबेबिलिटी, E2 के होने की प्रोबेबिलिटी, E3 के, तो ये सारे के सारे इक्वल रहेंगे, ये सारे के सारे होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी। तो लेट्स क्या होगा कि P ऑफ E1 विल बी इक्वल टू P ऑफ E2 विल बी इक्वल टू सो ऑन टिल P ऑफ En ए केस ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, इन केस ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो लेट्स से अगर मैं इनको बराबर बोलूं, लेट्स से इनकी वैल्यू है P, तो यही इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? 1 इक्वल टू P प्लस P प्लस P प्लस सो टिल P कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू NP, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/n। तो कहने का मतलब है कि ये चीज क्या आई है, ठीक है, ये चीज आई तुम्हारी कि एक एलिमेंट्री इवेंट होने की अगर सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं वो आ जाएगी। तो जैसे कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो पॉसिबल है, वो कितने होते हैं तुम्हारे? 2, हेड या टेल, राइट। सैंपल स्पेस, तो एन यहाँ पे तुम ये सैंपल स्पेस का वो भी बोल सकते हो कार्डिनलिटी। ठीक है, डाई को रोल कर रहे हो तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। तो ये वो चीज अभी हमने निकाली है।
ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई। इवेंट जो है लेट से वो है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन सोल्टिल EM। ठीक है, ये एक इवेंट हमने डिफाइन किया। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे नहीं आ रहे। बेसिकली क्या हुआ कि ये है E1 E2, ये सारे के सारे तुम्हारे पूरा सैंपल स्पेस है, ये पूरा सैंपल स्पेस है। अब हमने क्या किया, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पार्ट हमने उठाया और उसको बोल दिया ये इवेंट ई है। चलो इवेंट ए ले लो, ठीक है, इसको बोल दिया ये इवेंट ए है। और इवेंट ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं आ रहे, सिर्फ ये वाले आ रहे हैं, राइट। सारे के सारे तो हमारे ये हैं, सॉरी, हाँ सारे के सारे ये हैं, राइट। इनमें से कुछ उठा के हमने एक इवेंट ए डिफाइन किया। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ EM, राइट। और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, P प्लस P प्लस P प्लस ऑन टिल P। कितनी बार, कितने टाइम था ये, M टाइम था, so that is nothing but MP। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए क्या आ जाएगी, दैट इज MP। और P की वैल्यू क्या थी, P की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/n, तो यहाँ पे पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, M इंटू 1/n दैट इज M/n। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन के आता है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ध्यान से समझो, स्टार्टिंग से मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या चीज है। ठीक है, क्या चीज कि इन केस ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक, ये क्या बन के जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सो टिल यूनियन EN, राइट। ये क्या जाएगा, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट्री इवेंट साथ में नहीं हो सकते, उनकी प्रोबेबिलिटी है या फिर नंबर ऑफ केसेस जो है वो 0 जाएंगे। तो सिंपली एलिमेंट्री केसेस के मामले में अगर मैं यूनियन करूंगा तो यूनियन करके सबका अलग अलग एडिशन हो जाएगा, दैट्स इट। ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी चलेगी। ठीक है, देन हमने ये बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग सैंपल स्पेस इज 1। क्यों, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट किया है तो जो भी आउटपुट आएगा वो सैंपल स्पेस में से आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज आ रही है ये 1 हो जाएगी। तो 1 इक्वल टू जाएगा P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 प्लस ऑन P ऑफ EN, राइट। अब क्योंकि ये इक्वली लाइकली है तो हमने सबकी प्रोबेबिलिटी मान ली P है, सब बराबर होंगे और सबकी प्रोबेबिलिटी मान ली P है। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस ऑन P n टाइम्स। तो ये आ जाएगा NP और P की वैल्यू आ जाएगी 1/n। ठीक है, यानी कि सिंगल एलिमेंट्री इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब हमें अगर ए इवेंट के निकालने की मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं, तो लेट से ए इवेंट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं M आ रहे हैं, राइट। तो अभी हमने देखा कि यूनियन के केस में एडिशन हो जाता है, एलिमेंट्री इवेंट्स के केस में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट सबका एडिशन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे सबका एडिशन आया, सबकी वैल्यू क्या है P, तो P आ गया M टाइम्स, तो ये बन गया MP। तो P की वैल्यू 1/n पुट की, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं इसमें, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर। तब E1 E2 E3 सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं कि जनरल इवेंट्स हैं? नहीं, यहाँ पे अभी मैं एलिमेंट्री इवेंट्स लेके जा रहा हूँ। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद कंडीशनल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट मींस वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी under some particular condition, that is obviously meaning of the conditional probability। अब जो कंडीशन दे रखी होगी उसको यूज कैसे करेंगे, राइट, किस तरीके से अंडर दैट कंडीशन निकालेंगे, राइट, उसी चीज को अभी हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो लेट से हमारे पास दो इवेंट्स हैं, ठीक है, एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो क्या चीज, लेट A and B be two events associated with a random experiment।
ठीक है, एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, then the probability of occurrence of an event A, आगे जो चीज आ रही वो इंपॉर्टेंट है, अंडर द कंडीशन that B has already occurred, ठीक, that B has already occurred is called conditional probability ठीक है, is called conditional probability and is denoted as, अब ध्यान से देखना ये चीज, P of A स्लैश B, ठीक है। तो इस चीज का मतलब ही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A गिवन B, ठीक है। अब इस चीज के क्या क्या डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं या फिर कैसे कैसे इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं वही चीज अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो P ऑफ A स्लैश B, ठीक है, इस चीज का क्या क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी of occurrence of A given that B has already occurred, ठीक, इस चीज का मतलब ऐसे ये होता है, ठीक है। इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी अकर्स, बी हैज ऑलरेडी अकर, या बी के होने के बाद बेसिकली ये चीज आ जाती है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये सोचो कि सिमिलरली पी ऑफ बी बाय ए क्या जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of B given that A has already occurred, ठीक है। इसका उल्टा मतलब हो जाएगा, बेसिकली जो स्लैश के पहले दे रखा है उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विच इज गिवन बिफोर द स्लैश एंड विच इज गिवन आफ्टर द स्लैश, ठीक, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ए के होने के बाद बी के होने के चांसेस क्या है, वी नीड टू फाइंड दैट, ठीक। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हैपनिंग बी आफ्टर ए हैज हैपेंड, तो ए हो चुका है, उसके बाद बी के होने के चांसेस क्या होंगे, ठीक है। तो ये चीज निकालनी है। अब इसका मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एग्जांपल, लेट सॉरी हाँ जी, लेट अ डाई इज रोल्ड then find the probability of occurrence of a prime number if it is given that even number appeared on the die, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसके अंदर से
ट्राई करो कि तुम्हें दो चीजें क्लियरली दिखाई दें एक ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक, एंड एक ऐसा इवेंट जो अभी होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ अ प्राइम नंबर। तो किस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तुम्हें प्राइम नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेट्स से इवेंट ए मैंने ले लिया, प्रोबेबिलिटी मतलब प्राइम नंबर, अक्रेंस ऑफ प्राइम नंबर, दैट्स इट, ठीक है। एंड इवेंट बी हमने लिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, इट इज गिवन दैट दिस हैज ऑलरेडी अपीयर्ड, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो चीज है ये ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। देखो क्या चीज हुई कि हमने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि डाई को रोल किया, डाई को रोल करने के बाद अब ये पता है कि उसके ऊपर क्या आया, इवन नंबर आया है। तो अगर हमें पता है कि इवन नंबर आया है तो आफ्टर इवन नंबर आ गया, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम, वो जो ऊपर आया है वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। एक हिंट दे दी उसने काइंड ऑफ कि हमें पता है कि अब इवन नंबर आया है, तो आफ्टर कमिंग इवन नंबर तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर आया है वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। ये चीज निकालने के लिए वो चीज बोल रहा है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या चीज आ रही है, ठीक। तो बी क्या चीज हुई कि इवन नंबर आया, ठीक। बी इवेंट क्या आ जाएगा, इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालना क्या अब इस केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब हमने एक डाई को रोल किया तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्राइम नंबर की, गिवन दैट इवन नंबर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर गिवन दैट इवन नंबर अपीयर्ड। हमें इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, हमें इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दिस इज आवर मेन चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, एक चीज समझो अब इस चीज को अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर मैं एक पूरा डाई को रोल करूंगा तो क्या आएगा, ठीक। तो आएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखो, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, राइट, अब ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर ये चीज हो चुकी है तो जो भी आउटपुट आएगा वो ऑब्वियसली इसी में से आएगा। क्यों, क्योंकि यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये चीज तो हुई ही नहीं। तो अगर हमें पता है कि ऑड नंबर आया ही नहीं है, तो जो मतलब अगर आउटपुट ऑड नंबर आया ही नहीं है तो कोई भी जो फाइनल आउटपुट आएगा, कोई भी जो और इवेंट होगा वो इसमें से तो आ ही नहीं सकता, वो ऑब्वियसली इसमें से आएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अब जो भी आउटपुट आएगा वो ऑब्वियसली इसमें से आएगा। तो दिस विल एक्ट एज आर न्यू सब सैंपल स्पेस, इस क्वेश्चन के लिए ये एक नई सैंपल स्पेस बन जाएगी। तो अब इन ए वे इसमें से हमें प्राइम नंबर के होने के चांसेस निकालने, क्यों, क्योंकि इवन नंबर हो गया है, ये तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया क्योंकि ये हमारी नई सैंपल स्पेस बन गई जो इवन नंबर की है। तो इसमें से प्राइम नंबर के आने के चांसेस क्या रहेंगे, ठीक। इसमें से देखो प्राइम नंबर के केसेस क्या है, इसमें से एक ही, दैट इज 2, ठीक। तो नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए, 1, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए, दैट इज 3। So this is the probability of getting a prime number given that even number आ चुका है। तो इसी से मैं तुम्हें फॉर्मूला सारा का सारा डिराइव करके देता हूं, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज, P of A given B का फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो दिस इज A, दिस इज B, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब ध्यान से एक चीज को समझो कि उसने क्या बोला है, P of A slash B निकालना, मतलब B ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर B हो चुका है, ठीक, if B has already happened then B will become a new subsample space, ठीक है। if B has already occurred then every output will belong to B, that is B will act as our new sub
सैंपल स्पेस। ठीक है, ये न्यू एक छोटी नई सैंपल स्पेस हमारी एक्ट करेगी। अब जो भी आउटपुट आएगा इसी में जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ये अगर हमारी सैंपल स्पेस है, अब इसमें से ए के होने के चांसेस निकालने। ठीक है, समझ रहे बात, इसमें से ए के होने के, क्योंकि पी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या है, देखो चांस प्रोबेबिलिटी तो हमें ए के होने के निकालनी है, बट बस गिवन है कि बी ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके अंदर से ध्यान से देखो ये चीज कि अगर ए के होने के चांसेस निकालने हैं तो फेवरेबल केस क्या बन जाएगी, ये वाले, क्योंकि ये पार्ट है जो ए का पार्ट है बी के अंदर। ठीक, दिस इज अ पार्ट इन बी दैट बिलोंग्स टू ए। ठीक, दिस इज द पार्ट ऑफ ए इन बी, या फिर पार्ट इन बी दैट बिलोंग्स टू ए। तो ऑब्वियसली ये फेवरेबल केस एक्ट करेगा, एंड टोटल केस क्या एक्ट करेंगे, पूरा का पूरा बी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब यहां पे इस चीज की प्रोबेबिलिटी अब हमें निकालनी है। ठीक, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल केसेस। अब ये वाला जो फेवरेबल केसेस आ रहे हैं, ये तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, तो आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल केसेस किसके आ जाएंगे, अब टोटल केसेस आएंगे बी के एक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा एन ऑफ बी। अब इसको हमने क्या किया, टोटल जो सैंपल स्पेस है हमारी, टोटल सैंपल स्पेस, उसकी नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर दिया, कार्डिनैलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये आ जाएगा एन ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो एन ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ सैंपल स्पेस टोटल डिवाइडेड बाय एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए यूनियन बी, ओ सॉरी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन के आया, दैट इज पी ऑफ ए गिवन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से समझो। ठीक, ये किसका फॉर्मूला है, ये है कि ए के होने के चांसेस गिवन दैट बी हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर पिछले वाला क्वेश्चन मैं इसी के हिसाब से करूं, क्या था हमारा 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो, ए था प्राइम नंबर, ए था प्राइम नंबर, बी था इवन नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर इवन नंबर। तो अब ध्यान से देखो कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पहले तो प्राइम नंबर क्या क्या आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, प्राइम नंबर आ रहे हैं 2 3 एंड 5, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 2 3 एंड 5। अच्छा, इवन नंबर क्या क्या आ रहे हैं, 2 4 6। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी नहीं, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब खुद सोचो, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, फेवरेबल केसेस वो आ रहे हैं सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस जिसके 6, टोटल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में फेवरेबल केसेस कितने हैं 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, तो ये 6 6 कटा, तो ये आ गया 1/3। तो कहने का मतलब ये है कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करूंगा तब भी मेरा आंसर 1/3 ही आएगा। ठीक, उसके अंदर डायरेक्टली हमने 6 को काउंट नहीं किया, 1 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया था। क्या कि हमने बी को, जो गिवन है कि बी ऑलरेडी हो चुका है, उसको टोटल सैंपल स्पेस मान लिया था। अब क्योंकि पता है कि बी ऑलरेडी हो चुका है तो अगर बी ऑलरेडी हो चुका है, राइट, तो बी को नया सैंपल स्पेस माना जाएगा, उसके अंदर से ए के होने के चांसेस हमने निकाल लिए, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया, पी ऑफ ए गिवन बी कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, ध्यान से देखो, पी ऑफ ए गिवन बी क्या गया हमारा, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो, अब इसका याद रखने का तरीका क्या है,
जो भी दो चीजें दे रखी हैं उन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी, एंड जो भी गिवन दैट दे रखा है कि जो ऑलरेडी हो चुका है या फिर स्लैश के बाद वाली चीज, उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे ये इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो न्यूमरेटर में आएगी, और जो गिवन दैट ए है राइट, उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। राजवीर, शुभम, काव्या? यस सर। ठीक है, वासु? यस सर। ठीक 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 है, चलो अब आगे देखो जरा। ठीक, क्या चीज है, कुछ कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं हमारी। ठीक, तो नोट, नोट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखो, इफ ए एंड बी आर ठीक है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अब याद करो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या बोला था? N of A test B is equal to 0. बिल्कुल, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में हमने क्या बोला था? ठीक है, कि इंटरसेक्शन जो है वो हमारा फाई होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से दिखेगा वो, ये इधर, ये इधर, ए इधर, बी इधर, तो इंटरसेक्शन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज नथिंग बट 0। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये दोनों के दोनों 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर में ए इंटरसेक्शन बी आता है, इसलिए ये चीज हमेशा यही रहेगी। ठीक है, ये चीज आगे। ठीक, द नेक्स्ट इज सेकंड केस। सेकंड चीज क्या आ रही है कि इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी जो है ये कंप्लीटली ए के अंदर लाई करता है। ये ए हो जाएगा एंड यहां कहीं बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज अ कंप्लीट सबसेट ऑफ ए, अज्यूम करो ये चीज है। तो अब अगर ये चीज है, देन देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? वो तो बी आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, तो कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी अगर बी जो है वो ए का सबसेट है। ये देखने पे भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ये हमारी न्यू सैंपल स्पेस बन गई तो ये तो सारी की सारी ए में आ रही है, यानी कि जो मर्जी हो जाए इसके अंदर ए आएगा ही आएगा। तो ए के होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 100%, क्योंकि अगर बी हुआ है तो ए तो होगा ही होगा। ठीक है, खुद सोचो, इसका मतलब क्या है कि इफ बी हैज हैपेंड देन ए मस्ट हैपन। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अगर बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए तो होगा ही होगा, क्योंकि बी सारा का सारा बना ही ए से है। ठीक है, बी कंस्ट्रक्ट कहां से हुआ? बी ए से ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो अगर क्लियर सी बात है कि अगर ए हो चुका है तो बी तो होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये चीज आ गई, ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज कि ये अगेन इंपॉर्टेंट केस है। ठीक, इसको ध्यान से देखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नॉट बी। नॉट बी का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये चीज क्या होगी? हाँ जी, सोच के बताओ जरा क्या होगा ये। Probability of A. This will be probability of A.
सर हाँ जी, पी ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट सर 1 माइनस पी ए यूनियन बी ऑन पी बी कॉम्प्लीमेंट पी बी नहीं होगा? अच्छा बिल्कुल, अच्छा सुनो सुनो सुनो। तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या तुम को ऐड कर सकते हो क्या, पहले तो ये बताओ। एलसीएम नो सर। नहीं है तो इन दोनों को ऐड ही नहीं कर सकते भाई। क्या कहते हैं अपना राजवीर, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो इसका यही रहेगा, इसका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि probability of happening A if B has happened plus probability of happening not A if B has happened, अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? अब ध्यान से सोचो, अगर B हो चुका है तो या तो A होगा या तो A नहीं होगा, हाँ या ना, यही दो केसेस पॉसिबल है, राइट। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या रहेगा? ऑब्वियसली 1, क्योंकि ये तो 100% हो गया, क्योंकि बी के होने के बाद ऑब्वियस है या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात आ गई। तो इसलिए ये जो चीज है इसकी प्रोबेबिलिटी का सम जो है ये हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अब इस चीज को अगर समझना है तो समझने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो, एक वेन डायग्राम बनाया, ये 1 पार्ट ले लिया, ये 2 पार्ट ले लिया, ये 3 पार्ट ले लिया, 4 पार्ट ले लिया, हर किसी को अपना अपना पार्ट दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो ये चीज लेफ्ट हैंड साइड वाली ये जो चीज है, पहले वाला ये पार्ट, ठीक है, ये क्या जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? राइट, 3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या जा रहा है? 3 + 4 प्लस इधर तो नीचे तो 3 + 4 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा? अब नोट ए, अब नोट ए क्या है? 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारा कुछ, क्योंकि ये ए है ये बी है, तो नोट ए मतलब 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारा कुछ, एंड वो बी में होना चाहिए, तो वो क्या पार्ट आ जाएगा? तो जो ए में नहीं है और बी में है वो कौन सा पार्ट आ रहा है? वो 4 आ रहा है, तो इधर आ जाएगा 4, ठीक है। और इधर 3 + 4, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 + 4, सो ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कहने का मतलब इस दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, yes. Yes. Sir, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। sir, first वाला Venn diagram से समझा दो. ओके ओके, फर्स्ट वाला ये वाला, Yes, sir. हाँ ठीक ठीक ठीक। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नॉट बी, ठीक। वन 2 3 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, ठीक है। अब देखो, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या जाएगा? 3 + 4 वाला पार्ट, ऊपर क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, वो आ जाएगा 3 प्लस, अब ये नॉट बी है तो नॉट बी वाला पार्ट क्या आ जाएगा? 3 और 4 को छोड़ के, दैट इज 1 + 2, ठीक। और ऊपर क्या आ जाएगा? नॉट बी, नॉट बी का मतलब क्या? 1 और 2, बी को छोड़ के, 3 और 4 को छोड़ के ऑब्वियसली 1 और 2, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन वो आ जाएगा, तो भाई याद है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. अब ना ये चीज तेरी ए बन रही है ना ये चीज तेरी बी बन रही है, यानी कि ये 2 + 3 भी नहीं बन रहा, राइट। ये तो बहुत गंदी सी चीज, को रैंडम सी चीज जा रही है, इसलिए मैंने बोला था कि वहां पे कुछ नहीं आया, बात समझे ना? Yes, sir. गुड, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, ठीक है, जो हमें देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, find probability of A given B if, first case में
E is head on third toss and F is head on first two tosses. ठीक है, ये आ गया. सेकेंड इज E is at least 2 heads and F is at most 2 heads. ठीक, then third is E is at most 2 tails and F is at least 1 tail. ठीक है, तो ये 3 केसेस है जो हमें निकालने हैं. इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. ठीक है, अच्छा देखो, एक्चुअली में कॉइन को 3 टाइम टॉस करना ये तो बहुत सिंपल सा केस है, राइट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह हम इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करने का मतलब क्या है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल. ठीक है, इस तरीके से केसेस आ गए. अब ध्यान से ये चीज को समझना. ठीक है, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे इसके अंदर. ठीक है, कि सबसे पहला वाला केस है. अब फर्स्ट वाले के लिए क्या बोल रहा हूँ कि ई जो है, ठीक, क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी हेड ऑन थर्ड टॉस. तो थर्ड टॉस के ऊपर हेड आना चाहिए, तो वो आ जाएंगे ये वाले केसेस. ठीक है, कौन से? ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला. ठीक, अच्छा एफ क्या बोल रहा है कि अच्छा सॉरी, फिर ए गिवन बी नहीं है, ये ई गिवन एफ है. ठीक है, ये आ जाएगा. तो एफ क्या है? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस. ठीक है, तो एफ क्या आ रहा है? पहले 2 केसेस में टॉसेस में हेड होना चाहिए. तो वो कौन सा केस आ रहा है? एक ये वाला केस आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है. दैट्स इट, सिर्फ ये 2 केसेस आ रहे हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखो, केसेस तो पता चल गए. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ अगर चाहिए तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. तो ई इंटरसेक्शन एफ, पहली बात तो ई एंड एफ का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? देखो, ये ब्लैक वाला टिक एंड रेड वाला सर्कल, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है सिर्फ ये वाला केस. तो ये आ जाएगा, इधर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8 टोटल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. अब एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है? एफ इज नथिंग बट एट मोस्ट 2 हेड. तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 2 केसेस, तो दैट इज 2/8. तो 8 कटेगा तो दैट इज 1/2. तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो. क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? राइट. सेकंड केस देखिए. सेकंड केस क्या है कि अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब ये हटा दीजिए. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ठीक है, ये चीज आ गई. अब इसके अंदर भी हमें अगेन क्या चीज करनी है? ठीक है, इसके अंदर भी अगेन हमें क्या चीज करनी है? तो पहले तो ई देखो क्या आ रहा है? एटलीस्ट 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड होने चाहिए. तो कम से कम 2 हेड का मतलब या तो 2 हो या तो 3 हेड हो. तो वो आ जाएंगे ये 4 केसेस. ठीक है, 1 हेड और 0 हेड वाला केस नहीं आना चाहिए. एफ क्या है? एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए. अब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब क्या है? राइट, या तो 2 हेड हो जाए, या तो 1 हो जाए, या तो 0 हो जाए. तो वो आ जाएगा ये केसेस. ठीक, अब इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? ये वाले 3 केसेस. ठीक, तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8 टोटल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज एटमोस्ट 2 हेड. एटमोस्ट 2 हेड कितने आ रहे हैं? 7. ये आ जाएगा 7/8. तो फाइनल आंसर इज 3/7. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो. क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अच्छा थर्ड में क्या जा रहा है? अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ठीक, दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, अब इस केस में क्या चीज जा रही है हमारी कि एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स होने चाहिए. तो या तो 2 टेल्स हो जाए, राइट, 3 टेल्स नहीं होने चाहिए. तो यानी कि वो आएंगे ये वाले केसेस.
ठीक, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल। ठीक, कम से कम एक टेल का मतलब क्या है, या तो एक, या तो दो, या तो तीन। ठीक है, तो वो कौन से केसेस आ रहे हैं, वो केसेस आ रहे हैं ये वाले। ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दोनों का इंटरसेक्शन कितना जा रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन जा रहा है ये वाला। ठीक, कितने केसेस हैं, 6। सर फर्स्ट वाला केस थोड़ा आएगा एट मोस्ट 2 डेज के अंदर। एक सेकंड हो जा, एक सेकंड हो जा, नहीं आएगा। आएगा, डेफिनेटली आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एटलीस्ट वन टेल, तो कम से कम एक टेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये 7 केसेस, तो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 8, तो 6/7 इज द आंसर ऑफ दिस। सर एट मोस्ट 2 टेल्स में 0 टेल्स वाला केस भी आएगा ना? एटमोस्ट 2 टेल्स में, ज्यादा से ज्यादा भाई 2 टेल होने चाहिए, बिल्कुल 0 टेल वाला केस भी आएगा। ठीक है, तो ये देख 3 टेल, ये 2 टेल्स, ये 1 टेल, 0 टेल वाला केस नहीं आया। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, एटमोस्ट 2 टेल्स ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो ये वाले केसेस आएंगे। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए, वो ये वाले केसेस आएंगे। मैंने उल्टा मार्क कर दिया, लेफ्ट साइड वाला राइट में मार्क कर दिया, राइट साइड वाला लेफ्ट में मार्क कर दिया था, ये चीज आएगी। ठीक है, अच्छा अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, अब दोनों का इंटरसेक्शन ये वाले केसेस आ रहे हैं, अगेन केसेस सेम आ रहे हैं, ये 6 केसेस, 6/8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ के प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये वाले, दैट इज 7 केसेस, बिल्कुल 7/8, तो प्रोबेबिलिटी सेम जा रही है 7/8। ठीक, तो 6/7 का फाइनल आंसर इसमें। हाँ जी, क्लियर है, राइट। ठीक है, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो फॉर्मूला तो पता चल गया, बट फॉर्मूले का एक्चुअल मीनिंग लाइक वो ई बाय एफ का क्या मतलब होता है वो नहीं पता अभी। हाँ जी, देखो जरा, क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, लेट p of a is 1/2, p of b is 1/3, and p of not a and not b is 5/12. Find first p of a union not b, second p of not a and b, third p of a given b, fourth p of not a given b, fifth p of a union b not given a union b, sixth probability of not a and b given that not a union not b। ठीक है, ध्यान से करना, सोच समझ के करना। हाँ जी, तो अब ये बताओ कि फर्स्ट पार्ट को कैसे करोगे। राजवीर क्या किया, सर वेन डायग्राम से चेक कर लिया था, बाद में क्या निकालना है फिर। ठीक है, शुभम क्या किया, यस सर। फर्स्ट पार्ट में क्या किया, सर फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले इसको सेपरेट कर दिया वो फॉर्मूला लगा के, ठीक है, यूनियन फिर का। ठीक है, फिर उसके बाद जब इंटरसेक्शन बना तो उसको कन्वर्ट कर दिया, क्या बोलते हैं, a माइनस बी में, a माइनस बी में। ठीक है, फिर तो a माइनस बी जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, ठीक है, और फिर उसको लिख दिया पी ए माइनस, ठीक है, समझ गया। अच्छा, तेरा आंसर क्या आ रहा है फर्स्ट का, आंसर राजवीर आंसर क्या आ रहा है, 11/12। 11/12। बाकियों का आ रहा है, अर्नव, काव्या, दिया, मेरा नहीं है, मेरा कुछ और आ रहा है, काव्या सर यही आ रहा है, ओके, जी क्या था। कोई बात नहीं, देखो मेथड जो मर्जी हो, आंसर तो सही सेम ही आना चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इनकेस अगर हो रही है तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज समझो कि ये जो चीज हमें दे रखी है, इसको यूटिलाइज करके हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा p ऑफ a यूनियन b का टोटल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 5/12। ठीक है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज,
कि P of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए दैट इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए जो होगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो चीज है नॉट ऑफ ए यूनियन बी जो है ये क्या चला जाएगा तुम्हारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चला जाएगा, दैट इज 5/12। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तुम्हारा चला गया 1 माइनस 5/12, दैट इज 12 माइनस 5 दैट इज 7, तो ये आ जाएगा 7/12। ठीक है, तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 7/12। ठीक है, अच्छा चलो ये चीज पता चल गई। यहां से इंटरसेक्शन भी निकाल सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि ये चीज जो बराबर होती है ये P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक, इसके बराबर होती है। तो P ऑफ A और P ऑफ B की वैल्यू क्या आ रही है, राइट, 1/2 1/3। तो यहाँ पे ये चला जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12। ठीक है, तो एलसीएम लेके क्या चीज चली गई 12, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4, ठीक, माइनस 7, तो आ गया 3/12, तो दैट इज 1/4। ठीक है, तो ये चीज चल गई। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, सब कुछ हमें सारा का सारा मिल गया। अब ध्यान से देखो, अब जो ये चीज है पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सबसे पहला पार्ट पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये चीज निकालनी है। तो अब यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या जा रही है, पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 प्लस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दैट इज 1 माइनस पी ऑफ बी हो जाएगा, तो 1 माइनस पी ऑफ बी की वैल्यू 1/3 माइनस, अब ध्यान से देखो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो आएगा ये वाला पार्ट। P of A minus P of A intersection। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रुको 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 रुको, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट, ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है हमें, दैट इज 1/3, सॉरी 1/2। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है हमें, दैट इज इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली, दैट इज 1/4। तो ऑब्वियसली इन दोनों को माइनस करोगे, राइट, ये टोटल ए में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे को पी ऑफ ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, यानी कि इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, इस तरीके से ये जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस 1 माइनस 1/3 इज 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/4, तो ये कटेगा, तो 4 3 12, ये आ जाएगा 8 प्लस 3, तो दैट इज 11/2। ठीक है, तो ये 11/12 आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, शुभम, शुभम क्लियर है? हाँ जी, ओके ओके। सेकेंड इज सेम चीज है, बस उल्टा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नॉट ए एंड बी, तो नॉट ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन। हाँ जी, तो हाँ इंटरसेक्शन है, तो ये नहीं आएगा, तो ये तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये तो डायरेक्टली अगर वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करो तो वो ये वाला पार्ट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखी है 1/3, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है जो हमने निकाली थी, दैट इज 1/4। तो 1/3 माइनस 1/4, तो आंसर इज 1/12। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, अच्छा आप ध्यान से देखो अगला,
P of A given B, ठीक है, P of A given B, so that would be P of A intersection B divided by probability of B. A intersection B की probability क्या आ रही है 1/12, सॉरी 1/4 थी, डिवाइडेड बाय B की probability 1/3, तो ये चला जाएगा 3/4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो थर्ड पार्ट क्लियर है? ठीक है, चलो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये मैं नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा कि ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये तो अभी हमने निकाला ही था, ठीक है, नॉट ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही थी 1/12। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3, तो आ जाएगा 3/12, तो दैट इज 1/4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है फोर्थ पार्ट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? No, sir, clear. ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या जा रहा है? ठीक, फिफ्थ में इन दोनों का करेंगे इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ये ऊपर क्या जाएगा इसका वेन डायग्राम से बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक तो आ गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमें पता क्या होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दैट इज दिस। ठीक है, सॉरी यूनियन है। ठीक है, हाँ जी, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या चीज जाएगी? वो जाएगा हमारा, पहले तो ए को पकड़ना है और बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारा ये सारा का सारा। ठीक है, वो आ जाएगा ये सारा का सारा। ठीक, फिर आ जाएगा ए के साथ इसका यूनियन, तो ए के साथ यूनियन करोगे तो वो ये चला जाएगा, यानी कि बेसिकली ये बी वाला, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको छोड़ के बाकी सारा कुछ। तो एक काम करो, अब इसका ये वाला पार्ट जो है ये हमें क्लियरली पता चल गया, ये सारा का सारा ये आ रहा है। अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी के साथ, तो बताओ जरा इसका ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? ए। बिल्कुल, तो ये ए आएगा, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? आई थिंक वो स्टार्टिंग में हमने निकाली थी 1 माइनस करके, तो ए यूनियन बी की 7/12, बिल्कुल, तो इधर आ जाएगा 7/12, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 7 और ऊपर आ जाएगा 12, ये कट के आ जाएगा 6, तो दैट इज 6/7। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। काव्या, मैच हो रहा है? नो सर। ओके, ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, ठीक, कि लास्ट पार्ट जो अभी जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन नॉट बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन नॉट बी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, नॉट ए यूनियन बी जो है, नॉट ए यूनियन नॉट बी, तो ये तो चला जाएगा नॉट ए इंटरसेक्शन बी का टोटल का नॉट। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं? ठीक, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, और ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब इस चीज को समझने के लिए कि ये क्या चीज जा रही है, लेट्स ड्रॉ दी वेन डायग्राम अगेन। डिनोमिनेटर वाली चीज तो देखो क्लियर है हमें क्या चीज जा रही है, उसकी तो ऑलरेडी वैल्यू भी पता है हमें। ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी आई थिंक 1/4 आ रहा था हमारा, राइट, तो 1 माइनस करोगे वो 3/4 चला जाएगा।
ऊपर क्या चीज जा रही है, पहले तो ये वाला पार्ट देखा, तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ, एंड उसका बी के साथ इंटरसेक्शन, वो आ जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरे वाला पार्ट देखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ के अंदर आ जाएगा ये, सॉरी, ये सारा का सारा। ठीक है, ये आ जाएगा सारा का सारा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या जा रहा है, राइट, क्लियरली यही वाला पार्ट जा रहा है, क्लियरली ये वाला पार्ट जा रहा है। और ये वाला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालनी है, तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या जा रही है हमारी, आई थिंक 1/3 है, माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/12 डिवाइडेड बाय 3/4, दैट इज 1/12 इंटू 3 और ऊपर 4, तो ये कटा 3, तो दैट इज 1/9। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो, तो आज जो हमने मेजर कंसेप्ट सीखा है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ए गिवन बी है। ठीक है, कल हम पहले इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसी का अगला वाला पार्ट है, पहले उसको देखेंगे फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो इसी की बेसिक प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, डन।